बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं सबसे पहले कोरोना की जो लेटेस्ट सूरत हाल है पाकिस्तान में, वो कुछ इस तरह से है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस की तादाद 66,457 हो चुकी है पाकिस्तान में। कुल अमवात की तादाद 1,395 हो चुकी है पाकिस्तान में। गुज़श्ता 24 घंटों में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 2,429 हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में जो अमवात हुई हैं वो 78 है। मई का महीना जो है खदशात के मुताबिक मोहलक साबित हुआ है। मई के 30 दिनों में 50,466 केसेस रिपोर्ट हुए। मई के महीने में 1,034 अमवात रिपोर्ट हुई। मई के महीने में रिपोर्ट होने वाले केसेस, कुल केसेस के, अभी तक पाकिस्तान में जो कोरोना के कुल केसेस थे, मई के महीने में रिपोर्ट होने वाले केसेस उन कुल केसेस का 76% है। मई के महीने में रिपोर्ट होने वाली अमवात अब तक कुल अमवात की 74% हैं। और मैं अगर आपसे जिक्र करूं मई के महीने का, खासतौर पे उन दिनों का जो ईद के दिन थे, तो 25 मई को अगर मैं आपसे स्टेटिस्टिक शेयर करूं तो जो नए केसेस डिटेक्ट हुए थे कोरोना के वो 1,748 थे। ये फिगर्स आपके सामने हैं, टेबल मुलाहिजा फरमाइए। और अमवात हुई थी 25 मई को 34। 26 मई को जो टोटल केसेस डायग्नोज हुए थे वो 1,326 थे और अमवात हुई थी 30। 27 मई को 1,446 केसेस नए सामने आए और 28 अमवात हुई। 28 मई को 2,076 केसेस रिपोर्ट हुए और 35 अमवात हुई। और 29 मई को 2,801 केसेस रिपोर्ट हुए और 57 अमवात हुई। तो ईद के दिनों में हमने देखा था जो SOPs की खिलाफ वर्जी हुई थी ईद के दिनों में। और ईद के दिनों में जिस तरह से लोगों ने दुकानों का रुख किया, जिस तरह से लोगों ने बाहर घूमे फिरे, मोटरसाइकिलों पे 3-3, 4-4 नौजवान बैठे हुए हैं, व्हीलिंग कर रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं। गाड़ियों में मैंने देखा नौजवान अपने शीशे खोल के बाहर निकले हुए हैं, ऊंचा म्यूजिक लगाया हुआ है, बॉनेट्स पे बैठे हुए हैं। तो ईद के दिनों में वो जो कुछ भी हुआ था सारी कौम ने देखा है। उसके बाद की जो फिगर्स हैं वो हॉरेबल है। अब एक और चीज जो बहुत हॉरेबल है वो मैं आपसे शेयर करता हूं कि इस वक्त इटली और स्पेन, जहां पर कोरोना ने तबाही मचाई और जहां पर उनको लग पता गया कि हमारे साथ हुआ क्या, इस वक्त पाकिस्तान में डेली बेसिस पे कोरोना के जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो इटली और स्पेन से भी ज्यादा है। इस वक्त इटली में पर डे जितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, स्पेन में पर डे जितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त उससे भी ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर वो टेबल है तो प्रोड्यूसर साहब दिखाएगा, मैं अपने व्यूअर से शेयर करना चाहता हूं। 28 मई को ये टेबल देखिएगा जी। 28 मई को इटली में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोरोना के वो 593, अमवात 70 हुई। 29 मई को जो केसेस रिपोर्ट हुए इटली में वो 516 और अमवात 87 हुई। पाकिस्तान पे आ जाते हैं, या स्पेन पहले दिखा दीजिए। स्पेन है आपके पास तो दिखा दीजिए प्रोड्यूसर जी, स्पेन दिखाइएगा पहले जी। स्पेन में आप देखिए 28 मई को जो केसेस रिपोर्ट हुए वो 1,137 थे। इटली में 28 मई को 593 केसेस थे। स्पेन में 28 मई को 1,137 केसेस थे। 29 मई को इटली में 516 केसेस रिपोर्ट हुए। स्पेन में 29 मई को 658 केसेस रिपोर्ट हुए। लेकिन इन दोनों दिन में पाकिस्तान में 28 मई को जो केसेस रिपोर्ट हुए वो 2,076 थे, इटली से भी ज्यादा, स्पेन से भी ज्यादा। 29 मई को जो पाकिस्तान में केसेस रिपोर्ट हुए वो 2,801 थे। यानी कि जितने केसेस इटली में और स्पेन में रिपोर्ट हो रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान में उससे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एंड इट इज हॉरिबल कि 66,000 से ऊपर केसेस की तादाद जा चुकी है इस वक्त पाकिस्तान में। और इस वक्त सिर्फ ये मसला नहीं है पाकिस्तान को दरपेश, एक और जो मसला बड़ा संगीन पाकिस्तान को दरपेश है जिसके हवाले से खुदा न खास्ता कहत की भी बात हो रही है, वो टिड्डी दल का है। फखर इमाम साहब ने टिड्डी दल के मसले के हवाले से क्या कहे, सुनिए जी। फखर इमाम साहब को आप सुन रहे हैं, वफाकी वज़ीर खुराक। अब वो अपना बता रहे हैं हिकमत अमली के किस तरह से हम इस मसले को कंट्रोल करेंगे। लेकिन इससे पहले जो खुराक के मिनिस्टर थे खुसरो बख्तियार साहब, उनको भी पता लग गया था कि मसला पाकिस्तान में आने वाला है और ये बड़ा ख़राब हो सकता है मसला। और उस टाइम पे उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्या कहा था इस मसले के हवाले से, कह तो दिया था लेकिन उसके बाद जो कुछ कहा था वो हो नहीं सका। लेकिन क्या कहा था आपको याद करा देते, सुनिए। तो इस तरह से ये होता हुआ नजर नहीं आया, जिसकी वजह से अब खदशात ये हैं कि पाकिस्तान में जो फसलें उगती हैं ज़रात को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर ज़रात को नुकसान होगा तो पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री जो डिपेंड करती है अपनी ज़रात पे, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कैद भी हो सकता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जफ़र मिर्ज़ा साहब ने
ने आज कोरोना के हवाले से जो लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो फिगर्स उन्होंने दिए कि एक दिन में सबसे ज़्यादा अमवात, एक दिन में सबसे ज़्यादा केसेस, एक दिन में सबसे ज़्यादा मरीज वेंटिलेटर्स पर गए, वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि फिगर्स कितने खतरनाक, हॉरिबल, डरावने हैं, तो वो मैं आपको दोबारा शॉर्ट नहीं सुनवाता। लेकिन उन्होंने क्या क्या एहतियात कैसे करें वो शॉर्ट सुन लें। तो मास्क जरूर पहने, ये जफर मिर्जा साहब अब कह रहे हैं। मजीद क्या करेगी गवर्नमेंट इस हवाले से वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आखिरी बात उसके बाद फिर अपने गेस्ट का तारुफ कराता हूँ, और वो ये है कि तारीखी एतबार से बनी नौ इंसान या इंसानियत को इस ज़मीन पे, कुराए अर्ज़ पे इनकी जो बका है, उस हवाले से 3 खतरात तारीखी एतबार से हमेशा से लाहक रहे हैं। इंसानों के सर्वाइवल को 3 खतरात लाहक रहे हैं। उसमें पहले नंबर पे क्या खतरा था? बीमारी इन द फॉर्म ऑफ पैंडेमिक, कि एक बीमारी आती है, वबा आती है, वो फैल जाती है, हजारों लाखों लोग मर जाते हैं, तो ये सर्वाइवल को खतरा था। दूसरा खतरा क्या था? कहत हो जाता है, अगर ज़राअत ना हो सके, कोई बारिश नहीं होती या कोई और वजह हो जाए, फसल में कीड़े पड़ जाए, तो कहत, खुदा न खास्ता लोग भूख से ना मर जाएं। तीसरा मसला जो इंसानियत को हमेशा से दरपेश रहा है तारीखी एतबार से, वो जंग का होता था, कि आपस में जंगें बहुत ज़्यादा, खून खराबा होता था, तो कत्लो गारत बहुत ज़्यादा होती थी। 20वीं और 21वीं सदी की जो इंसानियत थी वो इस हवाले से अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी कि जो 3 बुनियादी खतरात इंसानियत को तारीखी एतबार से हमेशा से लाहक रहे, हमने इन पर अब काबू पा लिए। कैसे? नंबर 1, बीमारी। ये कहते थे कि जी WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशन इदारे बन गए हैं, मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, अब तो क्योर को छोड़ दें, एंटीबायोटिक्स तो कब की हमने दरियाफ्त करनी है, अब तो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तरफ चले गए हैं, बल्कि क्लोनिंग की तरफ चले गए हैं और रिप्लेसमेंट की तरफ चले गए हैं। और ऐसी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे हवाले मैं आपको दे सकता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि आने वाले 20, 30, 40, 50 साल में इंसानियत इतनी तरक्की कर जाए मेडिकल साइंस के हवाले से कि लोगों की उम्रें 100, 125 साल तक चली जाएं या 150 साल तक भी चली जाएं। ये किताबें लिखी हुई हैं। दूसरी बात इन्होंने ये की 20वीं 21वीं सदी में कि अब कहत का मसला भी इंसानियत को नहीं रहा, क्योंकि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गया है कि अब थोड़ी जगह से ज़राअत से हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ले लेते हैं। बल्कि अब तो मसला ये है कि ज़्यादा खाने की वजह से दिल की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उस वजह से ज़्यादा खाने की वजह से लोग मर रहे हैं, कम खाने की वजह से अब लोग नहीं मरते, तो ये खतरा भी नहीं रहा। तीसरी बात 20वीं सदी और 21वीं सदी की इंसानियत ने यह की कि अब जंगों का भी उस तरह से मसला नहीं है कि जेनोसाइड हो जाएगा, पूरी की पूरी कम्युनिटी कत्लो गारत का शिकार हो जाएगी, क्योंकि अब तो हम महज़ब दुनिया में रहते हैं ना। 20वीं सदी में यूनाइटेड नेशंस आ गया, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ गया, फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आ गया, लेकिन वक्त ये साबित कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि ये जो तीनों अबहाम थे, अबहाम नहीं, गुमान थे, सॉरी, इंसानियत को, कि हमने इन तीनों पे काबू पा लिया है, अभी काबू नहीं पाया। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें ख़ास तौर पे जंग से, तो अभी हम रिसेंटली बाहर निकले, ज़रब अज़ब के बाद, रद्दुल फ़साद के बाद, सबको पता है हमने वो एक थ्रेट था उसको फेस किया, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें से बाहर निकले। लेकिन अभी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब से वो वज़ीर आज़म बने, जो 2 बड़े ख़तरात पाकिस्तान को भी दरपेश हैं, उसमें एक पेंडेमिक है, वबा कोरोना की सूरत में, और दूसरा अब टिड्डी दल की सूरत में कहत, खुदा न खास्ता, जो हम कह रहे हैं कि ये आ सकता है अगर इसको कंट्रोल ना किया गया। इस हवाले से बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अली जैदी साहब, वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर, हमारे साथ होंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। अली जैदी साहब हमारे साथ है। अली जैदी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, इससे पहले कि मैं टिड्डी दल या कोरोना के हवाले से आपसे सवाल पूछूं, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो JIT रिपोर्ट्स के पब्लिक होने के हवाले से है, क्योंकि 2017 में आपने सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी कि बल्दिया फैक्ट्री में जो आग लगी थी, और उसके अलावा 2 और JIT रिपोर्ट्स के हवाले से, एक निसार मोराई और अजीज़ बलोच लियारी गैंग वॉल लोड के हवाले से, ये JIT रिपोर्ट्स आपने कहा था पब्लिक की जाए। 20 जनवरी 2020 को आपके हक में फैसला आ गया, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं हुई, और हाल ही में आपने सिंध हाई कोर्ट से दोबारा रुजू की है और चीफ सेक्रेटरी सिंध के खिलाफ आपने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की है। तो ज़रा इस हवाले से बता दें कि आपको लग रहा है कि अब ये रिपोर्ट्स पब्लिक हो जाएंगी, और अगर आप चाहते हैं कि हों तो आप क्यों चाह रहे हैं? देखें, 2-3 बातें हैं इसमें। नंबर 1, मैं अक्टूबर 10 2017 को मैं कोर्ट में क्यों गया था
इसलिए गया था कि इससे पहले ये रिपोर्ट्स की अनऑफिशियल कॉपी सोशल मीडिया पे वायरल थी और हमें किसी ने ला के प्रिंटेड भी दे दी। और वो जो सोशल मीडिया पे वायरल थी और जो प्रिंटेड कॉपीज़ जो है शायद आपके स्टूडियो में भी पड़ी होंगी और आपके न्यूज़ डेस्क के पास भी होंगी, उसमें जिन लोगों के नाम लिखे हुए थे और ये दस्तखत वाली कॉपीज़ हैं, माने लॉ इन्फोर्समेंट के टॉप ऑफिसर्स बैठे हुए साइन कर रहे हैं, पुलिस के, रेंजर्स के, आईएसआई के, एफआईए के, एमआई के, जो भी इदारे हैं लॉ इन्फोर्समेंट, सबके लोग, टॉप लोग बैठ के ये जेआईटी साइन करते हैं। नाम लिखे हुए उन लोगों के जो आज भी इनमें से कुछ असेंबलियों में बैठे हुए हैं और इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ उनका वाकफियत, लिंक और नाम है, इन्वॉल्व है क्राइम्स में जी। पुलिस वालों के बहुत सारे नाम थे जो आज भी सर्व कर रहे हैं। अगर ये जो अनऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, इफ दे आर नॉट, अगर ये गलत हैं, इसका क्या मतलब है कि ये कैसे एक्यूज हो रहे हैं? और अगर ये सही है तो फिर क्या इनके खिलाफ कोई एक्टिविटी, कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? या इस मुल्क में कत्लेआम करो, जिंदा जलाओ, पुष्पनाई करो माफियाज की, टेररिस्ट की एंड वो अगर पकड़ा भी जाए आदमी तो जो पीछे उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में लोग थे वो अपनी पॉलिटिक्स जारी रखें और उनको कोई पूछने वाला नहीं हो। इस तरह होता नहीं है दुनिया में। सजा और जजा का निज़ाम अल्लाह का बनाया हुआ है, राइट? सो देयरफॉर यू, अच्छा अली ज़ैदी साहब मुझे फरमाइएगा, वजीर था ठीक ना उस वक्त, मैं नहीं, वजीर आपने था बड़ा ना, अच्छा मैं कोई, किया मैं और कोर्ट मेरे में ख्याल गया में 2.5 हाँ। साल तक ये सिंध हुकूमत इसको कंटेस्ट करती रही है कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू है। माने बल्दिया फैक्ट्री के जलने में और उजैर बलोच के जो के कस्टडी में है लॉ इन्फोर्समेंट की, वो नेशनल सिक्योरिटी इशू है। और कोर्ट ने फिर जेआईटीज मंगाई, पढ़ी, सील एनवेलप में वापस की, उन्होंने कहा कि ये मेरी पिटिशन ठीक है, इसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है, आप इनको पब्लिक करें। अब 28 जनवरी से यहाँ ठीक है। ये जो आपने कहा अली ज़ैदी साहब, ये जो आपने कहा कि इन रिपोर्ट्स में कुछ पुलिस वालों के नाम है और सियासतदानों के नाम है जिनके ताल्लुकात क्रिमिनल्स के साथ थे, किन लोगों के नाम है? आपने तो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, मैंने नहीं पढ़ी ऑनेस्टली। आपने रिपोर्ट पढ़ी है, आप बताएं जरा किन लोगों के नाम? इसमें तो आसिफ जरदारी का नाम भी है कि उजैर बलोच का डायरेक्ट उससे रब्ता था। इसमें तो हमाद सिद्दीकी का नाम भी है। इसमें और पता नहीं रऊफ कौन है, बाकी वो पीएसपी के कुछ लीडरान है। मुझे नहीं पता कि ठीक है कि गलत है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर इतने लोगों ने साइन किया तो व्हाई आर दे अंडर द कार्पेट? कई पुलिस वाले थे, कोई अमान साहब थे, कोई डीआईजी थे, क्या थे, कोई एसएसपी थे कि उजैर बलोच कहता है मैं उनकी अपनी मर्जी से मैंने एसएचओ बदलवाए, कोई थानेदार बदलवाए, डीआईजी, एसपी, एसएसपी तो कोई भी हो सकते हैं। अभी मैंने कहा नाम आपको याद नहीं है पुलिस वालों? सर देखिए, जब रिपोर्ट पब्लिक हो जाएंगी मैं आपके साथ बैठूंगा टीवी के ऊपर और दिखाऊंगा नाम, क्योंकि ये अनऑफिशियल है, इसलिए मैं किसी का नाम लेके क्यों मैं व्हाई शुड आई उनको? अगर गलत है तो ये कोर्ट, मतलब वो आ जाएगा रिपोर्ट में, छुपा क्यों रहे? लेकिन एक प्रॉब्लम है अली ज़ैदी साहब, एक मसला है अली ज़ैदी साहब, एक मसला है। मसला ये है कि आप गए तो सही कोर्ट में और आपने कहा कि ये तीनों जेआईटी रिपोर्ट्स पब्लिक होनी चाहिए, लेकिन एक रिपोर्ट जो बल्दिया टाउन फैक्ट्री में आग लगने के हवाले से है, उसमें आपके इत्तेहादियों के भी नाम आते हैं, तो वो इत्तेहादियों के नाम भी सामने आने चाहिए। और अगर वो आगे तो आपकी हुकूमत को कोई खतरा ना लाहक हो जाए। एहतशाम भाई, शुगर की रिपोर्ट में किसके किसके नाम आए हैं? ठीक है, खतरा हो गया? जहांगीर तरीन साहब का नाम आया है। नहीं, मैं क्या, देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, वो या मैं अपने नाम पर छोड़ देना, मैं अपने अली ज़ैदी की बात कर। अगर कोई इस तरह की होती है काम, जेआईटी बनती है या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनती है, ये मतलब क्या है इसका कि यार्ड स्टिक अलग अलग कर दें, आपकी अलग मेरी अलग? इस तरह नहीं होता। अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है, कानून की यार्ड स्टिक एक होनी चाहिए। अगर आप कानून की यार्ड स्टिक एक नहीं रखोगे, आप आगे बढ़ ही कोई नहीं सकते। अच्छा अली ज़ैदी साहब, कानून की वही यार्ड स्टिक ये तकाजा भी करती है कि फिर आईपीपीस की रिपोर्ट को भी पब्लिक कर दें, उसको क्यों होल्ड कर दिया आपकी गवर्नमेंट ने? और मैं तो कहूंगा कि आपने ये बेड़ा उठाया हुआ है, तो आईपीपीस की रिपोर्ट को पब्लिक करने के हवाले से भी एक पिटिशन आप कोर्ट में डाल दें। इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें, हमें कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं, हम खुद ही कर देंगे। उसके अंदर कोई इंटरनेशनल, अच्छा, अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू आता है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर कोई जाता है कोर्ट में और कहता है पब्लिक करे, हमने तो करवाया ये काम शुरू,
और अगर हमारी कोई नेगोशिएशन कुछ हो रही है आगे पीछे और अगर उसमें जाना पड़ा तो चले जाएंगे, इसमें इश्यू ही कोई नहीं है। मतलब आप हमसे ठीक कह है, रहे हैं इसका कि मतलब जो हम आप अभी ये कह रहे पीआईए का जहाज खुदा ना खास वो जो गिरा है और बेचारे इतने लोग जी बेगुनाह जी उसमें मारे गए, तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है? जी उसकी जो रिपोर्ट आएगी मैं पब्लिक करूंगा, बिफोर पीपल कुड से पब्लिक हो, प्राइम मिनिस्टर ठीक। सेड इट। इमरान खान की पहले ये प्राइम मिनिस्टर साहब की ये इनकी, मैं तो उनके खुद फुटप्रिंट्स पर चल रहा हूं ना, वो तो ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं। उन्होंने के बगैर पूछे तो मैं नहीं गया था कोर्ट में, मैं उस वक्त भी पार्टी का हिस्सा था, 1999 से हिस्सा हूं। मैंने उनको कहा कि सर ये रिपोर्टें नहीं तो पब्लिक आप ये करें, मुझे कह हर रहे हैं रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए जिसमें हम अली जैदी साहब, आप मेरे प्रोग्राम में मुझे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं पाकिस्तान के अवाम के सामने कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने आईपीपीस की रिपोर्ट पब्लिक ना की तो अली जैदी अदालत में एक पिटिशन दायर करेगा कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। ये आप स्टेटमेंट दे रहे मैं हैं, आपसे बल्कि कह दे रहा हूं चुके हैं कि मेरे। यही मैंने तो ये आप मेरे मुंह में लफ्ज डाल रहे हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा। मैंने आपसे कहा इस पिटिशन की जरूरत नहीं, नहीं अभी तो होगी, आपने ये कहा। जो हम काम कर रहे हैं। हाँ। नहीं सर, मैंने कहा जो मर्जी अदालत में चला जाए, लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि अदालत में जाने की किसी को जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम पब्लिक कर देंगे, आप फिक्र ना करें। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इमीडिएटली इसके अगर अंदर कोई पब्लिक नहीं इंटरनेशनल होता, पावर्स भी इन इन्वॉल्व केस है, पब्लिक वो नहीं नेशनल होता, सिक्योरिटी की मैं तो बात सिर्फ होती ये है। कह रहा हूं एक सेकेंड, अली जैदी साहब, मैं नहीं, सिर्फ आप ये गलत कह रहा हूँ कि बात कर अली रहे हैं ना, मैं जैदी आपसे ने ये disagree बेड़ा कर रहा उठाया हूं ना। ना। नहीं, मेरी बात तो चले ना। मैं कह रहा हूँ कि आपने ये बड़ा 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 अच्छा काम आप कर रहे हैं ना। बल्दिया फैक्ट्री वाली रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए, बाकी रिपोर्ट्स भी सामने आनी चाहिए। शुगर रिपोर्ट तो सामने ले आई, उसका क्रेडिट हम आपको देते हैं, आपकी गवर्नमेंट को। आईपीपीस की रिपोर्ट अगर सामने नहीं आती है तो उस सूरत हाल में मैं कह रहा हूं कि आपको ये बेड़ा उठाना चाहिए जैसे बाकी रिपोर्ट्स का आपने उठाया। एहतशाम साहब, आईपीपी की रिपोर्ट आने से पहले ही मैं तो 5 मार्च को खत लिख चुका हूं मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को एज अ फेडरल मिनिस्टर ऑन आफ्टर डिस्कसिंग विद द कैबिनेट। मेरे जो सवाल आते हैं उसके जवाब दे दें। ओके, देयर आर सर्टेन इश्यूज जो कि लोकली हैंडल होते हैं, देयर आर सर्टेन इश्यूज जिसमें इंटरनेशनली भी आपको चीजें देखनी पड़ती हैं। अगर आपकी कोई इंटरनेशनल चीजें देखनी पड़ती हैं, उसको हैंडल करने का तरीका फर्क है, और कोई लोकल इश्यूज होते हैं उसको हैंडल करने का तरीका फर्क है। जस्ट बिकॉज एहतशाम साहब ये कह रहे हैं कि मैं पूरे मुल्क का नुकसान कर दूं, हो सकता है हम नेगोशिएट कर लें उनसे, ये हो सकता है कि हम नेगोशिएट कर लें तो हमें जरूरत ही ना पड़े। हर चीज को हैंडल करने का तरीका फर्क है। और अगर इस मुल्क पे किसी ने चोरी की है और अगर वो चोरी की है तो उसका वो खमियाजा भरना पड़ेगा, छोड़ना किसी को नहीं चाहिए, चाहे हमारी हुकूमत। अच्छा, वैसे ये मंतक मुझे आपका समझ नहीं आया तबाही तो पिछले अली जैदी साहब, ये मंतक मुझे आपका समझ नहीं आया कि अगर ये जो बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी थी उसकी रिपोर्ट का पब्लिक होना पब्लिक इंटरेस्ट में है, और ये जो दूसरी रिपोर्ट थी अजीज बलोच के हवाले से, उसका भी पब्लिक होना हमारे हक में है। निसार मोराई की रिपोर्ट का पब्लिक होना भी हमारे हक में है। आटा चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट का पब्लिक होना भी हमारे हक में है। लेकिन आईपीपीस की रिपोर्ट का पब्लिक होना हमारे नुकसान में हो सकता है। ये वैसे थोड़ा मुझे अजीब मंतक लगा है अली जैदी साहब। ये अजीब सिर्फ मेरे ख्याल में जितने लोग देख रहे हैं एहतशाम, माजरत के साथ, सिर्फ आपको ये समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने ये कहा ही नहीं है। मैंने कहा अगर इसको पब्लिक होना होगा तो ये भी पब्लिक होगी, लेकिन अगर इसके अंदर कोई चीज ऐसी होंगी जो नेगोशिएट होकर सेटल हो सकती है, नहीं होना वो जरूरत नहीं है। अगर कोई इंटरनेशनल अगर करप्शन हुई है अली जैदी साहब, अगर करप्शन हुई है, 100 अरब से ऊपर की करप्शन हुई है, रिपोर्ट में लिखा हुआ है, तो उसको पब्लिक के बगैर आप कैसे सेटल कर सकते हैं? ट्रांसपेरेंट सामने आवाम के लेके आए चीजों को, उसके बाद सेटल करें। आप कह रहे हैं ना कि रिपोर्ट को पब्लिक के बगैर हम सेटल कर लेंगे। सर आपने कहा ना कि सामने लाए बगैर हम सेटल कर लेंगे। आप खुद ही बात कर लें, तो सामने क्यों नहीं लाए? सर आप खुद ही बात कर लें। You don't want to understand, आप नाराज ना हो। go on and on and on. No, मैं I नाराज do नहीं हो रहा because understand. आप twist कर रहे हैं ना। I don't know why you're twisting. Because you're number one, I will not talk while you're talking. आप अपने सवाल पूरा कंप्लीट कर लें। Number two, when I'm talking, please you don't talk. Let's start. Okay. I'm listening to you, sir. Okay, my question to you is, sir, कि आपने कहा कि इस रिपोर्ट को हो सकता है पब्लिक हम ना करें, वैसे ही सेटल कर लें। तो मेरा सवाल आपसे ये है सर, बड़े एहतराम के साथ, कि अगर इस रिपोर्ट में लिखा जा चुका है कि कई अरब की करप्शन हो गई है, 100 अरब से ऊपर की करप्शन हो गई है, तो उसको पब्लिक किए बगैर आप क्यों और कैसे सेटल कर सकते हैं? वो तो इदारों का काम है, नैब का काम है, उनको प्रोसीडिंग्स चलाने दें। और अगर प्ली बारगेन जिन्होंने करप्शन किए करनी है वो नैब के थ्रू करें। आप कौन होते हैं उसको सेटल करने वाले? जवाब दे दूं सर? सर
मैंने आपसे ये कहा, रिपोर्ट ये भी पब्लिक होनी चाहिए, लेकिन अगर इस रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंटरनेशनली दूसरी जगहों पे एम्बेरस कर सकती हैं। आपके कुछ लोग तो मिले हुए थे, पिछली हुकूमत थी, पिछली हुकूमत ने तो 2 नंबरी के बहुत काम किए हुए हैं। पिछली हुकूमत ने तो डील्स ऐसी साइन की हुई हैं जो कि इंटरनेशनल पावर्स गया, जिसमें उन्होंने किकबैक्स लिए हुए हैं। लेकिन आप इंटरनेशनली दूसरों को एम्बेरस नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको सजा जरूर दे सकते हैं। वो हम लोकली जरूर करेंगे, ये दुनिया भर में होता है। ओके, सो वो हम जरूर करेंगे, लेकिन जो जो चीजें पब्लिक के सामने अगर कोई इंटरनेशनल इसके अंदर सिनेरियो डेवलप होता है, कोई दूसरा मुल्क है वो हमसे रिक्वेस्ट करता है कि जी हम इसका हम आप इसको इस हमारी सेंसिटिविटीज हैं, आप इसको पब्लिक ना करें, लेकिन हम आपको ये आपके साथ इसको इस तरह सॉल्व करने के लिए तैयार है। हम गवर्नमेंट में बैठे हैं, हमें पाकिस्तान का सोचना है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो होगा दैट इज अ स्टेप वी विल टेक। उजैर बलोच ने तो पाकिस्तानियों का मर्डर किया है, बल्दिया फैक्ट्री में पाकिस्तानी जले हैं, चीनी पाकिस्तानियों के अंदर चोरी हुई है, उसका कोई थर्ड चलिए किसी और मुल्क से कोई तक उसका ताल्लुक नहीं है। अगर आईपीपीज में तो इंटरनेशनल पावर्स इन्वॉल्व हैं। अब एलएनजी का इशू है, अब एलएनजी में तो बाहर के पावर्स इन्वॉल्व हैं, सो देयरफॉर उनसे हमारी बात हुई, हम उसको सेटल करेंगे पाकिस्तान के फायदे में। चलिए, आपने मुझे कहा था कि जब आप बोल रहे हो तो मैं बीच में ना बोलूं, मैं बिल्कुल नहीं बोला अली जैदी साहब, लेकिन वक्त मेरे पास अब बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टू द शो, और इसके हवाले से हम किसी और डिटेल में भी बात करेंगे। आई रियली वांट कि आप दोबारा शो में आए और हम इस हवाले से किसी दिन डिटेल में बात करें। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप कोरोना की तरफ वापस जाते हैं। डॉक्टर जवाद असकर एपिडेमियोलॉजिस्ट हमारे साथ है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब मुझे फरमाइएगा कि अब लेटेस्ट फिगर्स जो कोरोना के आ रहे हैं वो तो बड़े ख़तरनाक हैं एंड दे आर हॉरिबल, और देख के एक दफ़ा खौफ आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने व्यूअर्स को ये बताया है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पर डे, वो इटली और स्पेन से भी ज़्यादा है। वो दो मुल्क जहाँ पे कोरोना तबाही मचा चुका है, और पाकिस्तान में इस वक्त उससे भी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पर डे बेसिस पे। तो डॉक्टर साहब किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान? ये हम कंट्रोल कर लेंगे? क्या होने जा रहा है आगे? जी बहुत शुक्रिया दोबारा अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। एक्चुअली ये सिर्फ स्पेन वगैरह की बात नहीं है या इटली की बात नहीं है। जो अक्सर यूरोपीय ममालिक हैं अक्सर, और वहाँ पे इस आउटब्रेक को कंट्रोल कर लिया गया हुआ, यानी कि ये डाउनवर्ड आ गई हुई है। इसका जो स्पाइक था वो, इसका जो पीक था उसे गुजरे काफ़ी देर हो गई है। तो इस वजह से उनके जो डेली केसेस हैं वो अब बहुत मामूली तादाद के अंदर हैं, जबकि हमारे केसेस अभी जो ट्रैजेक्टरी थी हमारी, क्योंकि टेस्ट याद रखिए कि हमारी टेस्टिंग इंतहाई नाकाफ़ी रही है शुरू से, तो इस वजह से हम तो एक छोटे से हिस्से को टेस्ट करके हमें पता लगता है। तो जिस दिन हम 100 टेस्ट करते हैं हमें पता लग जाता है आज 25 लोग इन्फेक्ट हुए हैं, अगले दिन 200 लोगों को टेस्ट करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि आज 50 लोग इन्फेक्टेड हमें मिल गए हैं। लेकिन ये याद रखिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि केस बढ़ रहे हैं, ये भी है कि हमारी टेस्टिंग नाकाफ़ी थी, है और रह रही है। इस वजह से हम सिर्फ एक छोटे से हिस्से को चेक करके हमें उसको उस नंबर्स की बेस पे हम कर रहे हैं। तो इस वजह से ये एक्सपेक्टेड है था, और स्पेशली ईद के बाद जो जिस तरह ईद के हालात आपने भी देखे हैं, हम सब ने देखे हैं, तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था। और ईद की छुट्टियों के बाद मेरा अपना ख्याल है कि जो असल नंबर होगा वो हमें अगले हफ्ते के मिडल में जाके मिलेगा, जिसे हम कहेंगे कि जो हमें सही तरीके से बताएगा कि ये ट्रैजेक्टरी अब किस तरफ को चल रही है। तो जून के महीने में हम किधर खड़े हैं डॉक्टर साहब? जिस तरह से अब ये केसेस बढ़ रहे हैं और अभी भी आप कह रहे हैं कि टेस्टिंग हमारी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होने चाहिए, तो जिस लेवल पे भी टेस्टिंग हो रही है, अभी 66,000 का फिगर हम क्रॉस कर चुके हैं, तो जून के महीने में हम किधर खड़े होंगे आपके ख्याल में? देखिए, ये मैं शुरू दिन से जब से आउटब्रेक शुरू की हुई है तो हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर आपके हाथ में है, जैसे वो कहते हैं द बिग एन नंबर या कैपिटल एन नंबर, ये कि कितने केसेस होंगे ये आपके हाथ में होता है। आप इसको मैनेज कर सकते हैं अगर आपने, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है ट्रेसिंग, टेस्टिंग और क्वारंटीन, उस पर ही अमल किया होता प्रॉपर अच्छे तरीके के साथ, तो आज शायद हमारे पास इतने केसेस ना होते। तो अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये केस बढ़ते जाएंगे, कुछ कर लेंगे तो हम इन केसेस को कम कर सकते हैं। ये होपलेस सिचुएशन नहीं है। ये जो मैं कह रहा हूं। पॉलिसी डॉक्टर साहब, जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेवल पे अभी आप देख रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, ट्रेसिंग के हवाले से या टेस्टिंग के हवाले से या फिर सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से जो अभी चल रही है पॉलिसी,
इसको सामने रखते हुए आपको क्या लगता है कि हम किधर पहुंच जाएंगे जून के आखिर तक? देख देखिए, टेस्टिंग का गवर्नमेंट ने खुद कहा था कि हम 30,000 रोजाना पे टेस्ट करेंगे। आपको भी पता है कि रोजाना 8,000, 10,000, 12,000, बड़ा तीर मारते हैं तो 14,000, 15,000 पे हम पहुंचते हैं। एक दिन पहुंचते हैं, उसके बाद फिर 8-10,000 पे पहुंच सकते हैं। ये हमारे मुल्क की आबादी देखिए, और हमारा जो रेट है इस वक्त, जब हमने ये शुरू किया था टेस्टिंग करने का, तो इंडिया के पर मिलियन टेस्ट हमसे तकरीबन बहुत कम थे। अब वो हमसे आगे निकल चुका है जी अपनी टेस्टिंग की तादाद बढ़ा के। हम जो उससे काफ़ी अरसा जी उससे जी पहले जी। आगे चल रहे थे, अब उससे पीछे हो गए हैं। ये जो हमारा हमसाया मुल्क है। हम्म। अगर आप कंपेयर करें ठीक है। इवन टर्की के साथ, ईरान के साथ, हम्म। उन्होंने हमारे से कई गुना ज़्यादा टेस्टिंग की है, कई ज़्यादा गुना टेस्टिंग की है। इसकी वजह से वो मैनेज करने में काबिल हुए हैं। टर्की तो बहुत अच्छे तरीके से उसने ट्रैजेक्टरी को काबू किया है। ईरान के अंदर शुरू में काबू हुआ है, उसके बाद भी उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग खत्म की। तो अगर आप अब उसका एपिडेमिक कर्व देखें, तो वो फिर दोबारा एक किस्म का ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैंने ये ऑलरेडी पहले भी कहा है कुछ जगहों पे, कि अगर हम कुछ ना करें, तो ये ना समझिए कि हम पीक कब आएगी। एक तो ये है कि वो पीक आती है, नहीं आती है, लेकिन अगर आ भी गई है तो हम उसके ऊपर स्पाइक्स आती रहेंगी हमारी। तो हमारे लिए ये है ठीक कि है। हाथ अच्छा पे डॉक्टर साहब, हाथ, जो टेंडेंसी देख रहा हूं कि हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं और खुद ब खुद ही ठीक हो, खुद ब खुद ठीक नहीं होता, उसमें बड़ा टाइम लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब का हाल ही में एक बयान ये भी आया कि कुछ अस्पतालों में कैपेसिटी का मसला है, लेकिन अदरवाइज हमारा ओवरऑल जो हेल्थ सिस्टम है उसका 25% भी अभी इस्तेमाल नहीं हुआ। यूड एग्री विद दैट स्टेटमेंट कि अभी कोरोना के 66,000 से ज़्यादा केसेस होने के बावजूद हमारे हेल्थ सिस्टम का भी 25% भी इस्तेमाल नहीं हुआ? एक तो ये याद रखिए कि जब हम 66,000 केस कहते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि 66,000 केस पाकिस्तान के अंदर हैं। इसका मतलब ये होता है कि रिपोर्टेड केस हैं। इस डेटा सेट के, ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, इसके अंदर बड़े मसाइल हैं। और तो ये तो एक बात है। दूसरा, मेरे पास नंबर नहीं है कि जी। पाकिस्तान के अस्पतालों के बेड की डेली उसकी कंजप्शन क्या है। लेकिन जो हम लोगों से सुन रहे हैं, जो हम अपने कुलीग्स से सुन रहे हैं, अपने डॉक्टर दोस्तों से सुन रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों से, उसके अंदर तो यही हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हॉस्पिटल्स कैपेसिटी के ऊपर हैं। और उसमें बहुत सारे लोग, अब जो नया ट्रेंड है, उसके अंदर वो अपने टेस्ट नहीं करवा रहे, इस डर से कि अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो गवर्नमेंट उनको ले जाएगी ज़बरदस्ती। और ये अनफॉर्चुनेट है, और मैं इसका विटनेस हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, जिनके अंदर अलामात भी हैं, और उन्होंने ये फैसला किया है कि उन्होंने टेस्ट नहीं करवाना। ये मैं थोड़ा-सा ये बता दूँ कि हमारे ये एक ठीक है। डर था कुछ लोगों में कि अगर हम टेस्ट करेंगे तो केस ज़्यादा आएँगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जब आप जी। टेस्ट ज़्यादा करते हैं और केस ज़्यादा आते हैं, तो आप उन लोगों को ट्रांसमिशन चेन से निकाल देते हैं। जिसको पता लग जाता है मैं रोक पॉजिटिव हूँ, देते हैं। वो ठीक घर है। पे बैठ ठीक। जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवाद राना साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस्माइल राहू सूबाई वजीर बराए ज़राअत सिंध के हमारे साथ होंगे, और खालिद महमूद खोकर सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हमारे साथ होंगे, और बात करेंगे मसला टिड्डी दल के हवाले से। वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। मेरे साथ हैं इस्माइल राहू सूबाई वजीर ज़राअत सिंध और खालिद महमूद खोकर सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से सवाल पूछूं, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि टिड्डी दल का जो मसला है ये पिछली गर्मियों से पाकिस्तान में मौजूद था, लेकिन सिंध और पंजाब के सहराई इलाकों में ये मौजूद था टिड्डी दल जो है। लेकिन बरवक्त इकदामात ना करने की वजह से इस वक्त मुल्क के 61 अजला मुतासर हो चुके हैं टिड्डी दल की वजह से, और मुल्क का तकरीबन 38% रकबा जो है वो इसकी जद में। माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि अगर इस पर अभी भी काबू ना पाया गया तो खुदा न खास्ता कोरोना की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है पाकिस्तान की हद तक। और अगर मैं आपसे ये भी शेयर करूं कि अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये कह रही है कि अगर पाकिस्तान ने इस मसले पर काबू ना पाया तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को 600 अरब का नुकसान हो सकता है। इसका एक और ख़तरनाक पहलू और मैं आपसे डिस्कस करूं वो ये है
कि अभी जितनी तबाही हो रही है टिड्डी दल की वजह से, ये वो है जो ऑलरेडी पाकिस्तान में एंटर हो चुका था, पाकिस्तान में मौजूद था और सहराई इलाकों में ये फल फूल रहा था। लेकिन हमारे जो मिनिस्टर हैं वो ये कह चुके हैं फूड एंड सिक्योरिटी के कि अभी एक और रेला टिड्डी दल का अफ्रीका से आ रहा है और वो भी आएगा पाकिस्तान में, तो मजीद तबाही पैदा हो सकती है। तो इस हवाले से क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर फसलें तबाह होती हैं तो उसका लॉजिकल रिजल्ट जो है वो कहत है, फेमाइन है, और वो तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, और ख़ास तौर पे कोरोना के दिनों में। खालिद खोकर साहब जो कि सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हैं, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। खालिद साहब, मुझे बताइएगा कि कौन सी फसलें तबाह हो रही हैं फ़िलहाल टिड्डी दल की वजह से, और कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर हैं और कितना नुकसान हो रहा है इस वक्त? देखें जी, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो कपास की फसल का हो रहा है। उसके अलावा जो दाल, मूंगी दाल है, उसकी फसल का नुकसान हुआ है, तिल का नुकसान हुआ है, कोई मक्की का नुकसान हो रहा है, और बागात, आम के बागात का नुकसान हो रहा है। कई जगह, कुछ जगह पे किन्नू की फसल का भी इस तरह नुकसान किया है। अर्ज़ ये है सर कि दुनिया में नंबर 1 पे जो होती है वो फूड सिक्योरिटी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे होती है। अब हमारी फूड सिक्योरिटी रिस्क पे आ गई है। ये कोरोना से कहीं बड़ा अलार्म है हमारे लिए। बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है हमारे ऊपर। जो अभी आप ही बात कर रहे थे, कैफो की रिपोर्ट के मुताबिक एक नया रेला जो यमन से, मस्कत और ईरान से होता हुआ यहाँ पाकिस्तान आएगा, अगर वो आता है तो हमारे बर वक्त इक़दाम जो नहीं हो सके, जो 1 साल पहले होने चाहिए थे। हम पिछले साल बड़े चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हमने बड़ा शोर मचाया, लेकिन हुकूमत की तरफ से उस वक़्त कोई उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान का टोटल तकरीबन 7,96,000 एकड़ मरबा किलोमीटर रकबा है, और जिसमें 3 लाख मरबा किलोमीटर रकबा ऐसा है जहाँ पे ये एगलिंग कर सकती है। उसमें 60% बलूचिस्तान है, 25% सिंध है और 15% पंजाब है। पंजाब के अलावा जो राजस्थान इंडियन का इलाका लगता है वहाँ भी, क्योंकि इसके लिए तो कोई बॉर्डर नहीं है, कहीं से भी आ सकती है। चाहिए ये था कि इसको उसी वक्त वहाँ पे तलफ कर देते। पिछले साल जो आई थी, बारिशों की वजह से बलूचिस्तान का मौसम ठंडा हो गया, वापस ना जा सकी, वो यहीं रह गई। उसने यहीं पे दोबारा अंडों का फ्लश दिया, वही वापस आके जिन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया। अब अगला अगर अटैक आता है तो हमारे पास तो इतने अरेंजमेंट नहीं थे। आप खुद देखें ना, 60 में जो डिपार्टमेंट बना था, प्लांट प्रोटेक्शन लोकस कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसके आप ये कह रहे हैं 53 में 23 जहाज परचेज किए थे उस वक्त, 53 में। अब इनके पास अपना जहाज इस वक्त एक भी नहीं। अब रेंट पे एक आया है, सुना है वहां से तुर्की से लिया है, कोई 2-4 हेलीकॉप्टर फौज से लिए हैं। तो हमारे लिए इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफी नहीं है। हमें मुझे बताइएगा खालिद साहब, ये आपने कहा इनके पास इनसे मतलब आप वफाकी हुकूमत की बात करें, बलूचिस्तान हुकूमत की, या सिंध हुकूमत? नहीं, मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जो डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जो लोकस कंट्रोल डिपार्टमेंट है, प्लांट प्रोटेक्शन लोकल कंट्रोल। ओके, और आप कह रहे हैं कि 53 जहाज होते थे पहले, इस वक्त एक भी जहाज नहीं है नहीं, स्प्रे करने के लिए। 53 में 23 जहाज खरीदे गए थे। 53 में, 1953 में ठीक 23 जहाज उस वक्त खरीदे गए, जब पाकिस्तान को बने 6 साल हुए थे। अब आप देखें ना कि हम कहाँ पहुंचे हुए हैं। अभी तक 1-1.5 साल में हम जहाज खरीदने का फैसला नहीं कर सके। अभी तक कोई जहाज नहीं खरीदा गया, अभी तक कोई कोटेशन नहीं हुई, अभी तक कोई अखबार इश्तिहार नहीं आया, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। रिक्रूटमेंट करनी चाहिए थी, क्योंकि जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, लोकस कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसके पास जो मैन पावर है इस वक्त, टेक्निकल लोग उसके पास मेरे मैक्सिमम 18-19 है, जो 200-250-300 होने चाहिए। उसके पास 4 व्हील व्हीकल 20-22 होंगे, जो 400 होनी चाहिए। यानी हमारे इस वक्त उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। अच्छा, सूबों की भी यही हालत है। इस वक्त तक सूबे ये डिक्लेयर नहीं कर सके कि नुकसान कितना हुआ। ना सिंध ने किया, ना पंजाब ने किया। जबानी का भी बातें चल रही हैं, सब जबानी स्टेटमेंट चल रही है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, आपकी तरफ वापस आता हूं। इस्माइल राऊ साहब, आप सूबाई वजीर ज़राअत हैं सिंध के। सर, मुझे बताइएगा कि ये जिस तरह से फरमा रहे हैं खालिद साहब भी कि ये टिड्डी दल जो है ये बलूचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल होता है और वहाँ से सिंध का रुख तकरीबन हर साल करता है। इज़ दैट करेक्ट? पहले तो ये कंफर्म कर दें, ये सही है बात कि बलूचिस्तान के रास्ते सिंध का रुख तकरीबन हर साल टिड्डी दल करता है? इज़ दैट करेक्ट जी, ये ठीक बात है? एहसान साहब, अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये कोई पहली मर्तबा आना नहीं हुआ टिड्डी दल का। ये पहले भी टिड्डी दल के हमले होते रहे हैं, लेकिन अब काफ़ी अरसों के बाद, मेरे ख्याल में शायद 90s में टिड्डी दल आई थी पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद ये इस वक्त 2019 फरवरी में आई है ये बलूचिस्तान में।
यमन से ईरान आई, ईरान से फिर बलूचिस्तान आई फरवरी 2019 में, फिर बलूचिस्तान से मई में ये सिंध में आई। तो इस वक्त मेरा सवाल इस्माइल साहब, मैं पाकिस्तान में तो इस लेवल पे 28 साल बाद कह रहे हैं कि इस तरह का हमला हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन मैं सिंध की बात कर रहा हूँ। काइंडली इस हवाले से मुझे जरा क्लियर कर दीजिएगा कि सिंध में हर साल टिड्डी दल का मसला बरास्ता बलूचिस्तान होता है? हर साल नहीं होती, ये पिछली साल आई है, काफी अरसे के बाद, काफी लंबे अरसे के बाद, ये गुज़श्ता साल 2019 में आई। ओके, पिछले साल ये अगर सिंध में आई है, तो अगर इसको सिंध में ही कंट्रोल कर लिया जाता तो पाकिस्तान के बाकी इलाकों में सर्टनली ये फिर ना फैलती। तो सिंध हुकूमत क्यों फेल होगी इसको सिंध में ही कंट्रोल करने से? अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि बुनियादी तौर पर ये जो डेजर्ट लोकस्ट है, इसको कंट्रोल करना था। ये पहले आई थी बलूचिस्तान में, ईरान से। इस बलूचिस्तान में ही इसको कंट्रोल करना था, बलूचिस्तान के अंदर ही ट्रीट करना था। ये फरवरी में आई, वहां कुछ नहीं किया गया, फिर मार्च में कुछ नहीं किया गया, अप्रैल में कुछ नहीं किया गया, 2019 का बता रहा हूं मैं आपको। फिर ये मई में आई है, जो सहराई और रेगिस्तानी इलाके हैं सिंध के, उसमें ये 2019 मई में आई है। और ये जो सहराई और डेजर्ट लोकस्ट जो है, इसको कंट्रोल करने का जो मैंडेट है, जो काम है, वो एरियल स्प्रे है। जो डोमेन है वो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का है, जो फेडरल गवर्नमेंट का फूड एंड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। उसी के पास एरियल स्प्रे की फैसिलिटी होती है, और उसके लिए जो पेस्टिसाइड होती है ULB, वो भी इंपोर्ट की जाती है। लेकिन सर 18वीं तरमीम के बाद ज़राअत सूबों के पास भी तो चला गया ना। 18वीं तरमीम के बाद ज़राअत सूबों के पास चला गया। अब आप ये फरमा रहे हैं, मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा प्लीज, मेरी गुजारिश सुन लें प्लीज। आप ये फरमा रहे हैं कि ये बलूचिस्तान में पहले आती है और बलूचिस्तान के बाद सिंध में आती है, और बलूचिस्तान में ही रुक जाती तो सिंध में ना आती। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत को इसको काबू करना चाहिए था, ये सिंध में चली गई। लेकिन जब सिंध में चली गई तो सिंध हुकूमत को भी तो काबू करना चाहिए था। सिंध से अब बाकी सूबों में अगर जा रही है तो फिर नुकसान तो हो रहा है। लेकिन ये लोकस्ट कंट्रोल जो है, ये एक सूबे का भी इशू नहीं है, ये नेशनल इशू है और रीजनल और ग्लोबल इशू इस वक्त हो चुका है। और ये लोकस्ट कंट्रोल जो होता है, ये एक बाकायदे मैंडेट जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वफाकी गवर्नमेंट की है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की है, जो फूड मिनिस्ट्री, जो सिक्योरिटी मिनिस्ट्री है, उसी के अंडर में आता है। ये क्लियर साफ लिखा गया है रूल्स ऑफ बिजनेस, जो कैबिनेट डिवीजन जारी करता है, पाकिस्तान की कैबिनेट डिवीजन जो 1973 के रूल्स ऑफ बिजनेस का शेड्यूल 2 में, उसमें 23 मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस आता हूँ। खालिद साहब, मुझे बताइएगा कि हुकूमत ने जब से इमरजेंसी का ऐलान किया, हमने देखा कि खुसरो बख्तियार साहब जब फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर थे, उन्होंने तो बड़ा एक, मैंने इंट्रो में दिखाया कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कि हमने NDMA को भी इन्वॉल्व कर लिया, हमने फलाने इदारे को भी। और अभी के जो फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं फ़खर इमाम साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि अब हमने प्लान इतने अरब इस चीज़ के लिए, इतने अरब इस चीज़ के लिए कर ली। जब से ये ऐलानात हुए हैं, उसके बाद से गवर्नमेंट की तरफ से क्या इकदाम उठाए गए हैं, और जो इकदाम उठाए गए हैं आप उनसे मुतमिन हैं कि नहीं है, ये बताइएगा। देखें जी, इन्होंने एक्चुअली जनवरी में ये सारा जो है ना लोकस का कंट्रोल ये NDMA के हवाले कर दिया था। अब मिनिस्ट्री फूड सिक्योरिटी के पास ये नहीं है, अब NDMA इसको सारा कुछ देख रहा है। NDMA ने अभी तक तैयारियां हो रही हैं। अभी तक देखें ना, मैं आपको अर्ज करूं, अभी तक तो जहाज नहीं खरीदे गए। अभी सिर्फ इतना है कि देखें जी, प्रोविंशियल और फेडरल, एक हमारे यहाँ जो मसला बना हुआ ना सूबाई और वफाक का, ये पाकिस्तान की बात है, ये रियासत की बात है, यहाँ पे कोई सूबे की बात नहीं है। हमें एक कौम होकर फैसला करना चाहिए, एक कौम होकर मिल के लड़ना चाहिए इसके खिलाफ। ये बहुत बड़ी आफत है हमारे लिए। देखें जी, अगर ये फूड सिक्योरिटी का मसला बन गया, ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के साथ भी है। ये क्या इशू बना हुआ है, सिंध वफाक, पंजाब वफाक, ये कोई तरीका नहीं है, ये मुहब्बे वतनी नहीं है। मैं इसको मुहब्बे वतनी नहीं कहता। हमें बैठ के मिल के फैसला कर, वफाक को भी चाहिए सबको मिला के बैठ के चले, सबको से बैठ के फैसला करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तमाम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए, किसानों को इन्वॉल्व किया जाए। हमारे पास जो अपनी जेक्टो मशीनें हमारी हाजिर है, हम काम करने के लिए तैयार हैं। अभी तक जो सबसे ज्यादा, हुकूमत से कहीं ज्यादा काश्तकारों ने अपनी फसल को खुद बचाया है इस वक्त तक, ढोल बजा के, ड्रम बजा के, मोटरसाइकिल ढोल बजा के, ढोल बजा के, बर्तन पीट के बचा रहे हैं। हाँ जी,
जी, मैं आपको अपना ईद वाले दिन ईद नमाज पढ़ी है तो मेरी कॉटन पे मुझे पता चला अभी 15 मिनट में पहुंच रही है वहां पे, क्योंकि आजकल टेलीफोन है, काशकार एक दूसरे को बताते हैं फलां मौजे में आ चुकी, फलां जगह आ चुकी है, इस तरफ रुख है। आप यकीन कर लें कि हम उसे ईद वाले दिन 4 बजे तक उसमें रहे, अपने फील्ड में रहे हैं, सिर्फ उसको भगाने में पूरी बस्ती को इकट्ठा कर लिया। तो जब और वो ढोल बजाता है तजर्बा है, लेकिन किसान, जी खालिद साहब, जब अपनी फसल को बचाने के लिए किसान ढोल बजाता है या बर्तन पीटता है तो वो फिर वहां से उड़ के अगली फसल पे चले जाते हैं, ऐसे ही है ना? ऑफ कोर्स अगली पे चली जाती है। नहीं, इसको कंट्रोल करने का तरीका यह है कि जब कहीं जाके रात उड़ती हो आप कुछ नहीं स्प्रे नहीं कर सकते, फसल में बैठी हुई पे स्प्रे नहीं कर, स्प्रे आप कर सकते हैं उस वक्त जब रात को जहां जाके ये ठहरे, रात को जहां स्टे करे, सर मेरा कहने का मकसद ये है, मेरा कहने का मकसद ये है कि इसका जो असल हल है वो तो स्प्रे है ना, कि स्प्रे से इसका खात्मा हो जाए। ढोल बजाने से वो एक वक्ती तौर पे एक जगह से तो उड़ जाती है लेकिन दूसरी जगह पे जाके बैठ जाती है, वो फसल तबाह कर सकती है। देखें जी शाम साहब, असल हल जो है ना वो इसका थर में है, रेगिस्तान में है, चुलिस्तान में है, जहां इसके अंडे होते हैं वहां पे इसकी 4 स्टेजेस होती है, जमीन के ऊपर 4 स्टेज होती है। उन 4 स्टेज पे अगर स्प्रे करके इसको मार दिया जाए तो ये मर सकती है। बाकी जब ये मैदानी इलाके में आ जाती है, फसलों में, वहां इसको मारना बिल्कुल बहुत मुश्किल है, वहां इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब चाहिए ये कि हमें एक कौम बैठ के फैसला करना चाहिए, हमें सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। पेस्टिसाइड कंपनी उनके पास टेक्निकल लोग हैं, फर्टिलाइजर कंपनी उनके पास टेक्निकल लोग हैं, और गवर्नमेंट से कहीं ज्यादा उनके पास मैन पावर है। उन सब लोगों को इन्वॉल्व करके ताकि इसके खिलाफ हम मिलकर जंग लड़ें। अब जो नया आ रहा है, रेला आ रहा है, उसको वहीं पे कंट्रोल किया जाए, वहीं पे उसको मारा जाए। अगर यहाँ दाखिल हो गया तो फिर कंट्रोल नहीं हो सकेगा। इस्माइल साहब, ठीक है जी। इस्माइल साहब, आपसे आखिरी सवाल है, मुझे अब ये बताइएगा, आप थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि वफाकी सतह पे लोकस्ट कंट्रोल के हवाले से एक डिपार्टमेंट बना हुआ है और बुनियादी तौर पे उनकी जिम्मेदारी है, उनकी भी जिम्मेदारी है, ज़राअत का शोबा आपके पास चला गया 18वीं तरमीम के बाद, आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ पैरेलल दोनों की जिम्मेदारी है। तो अभी आपके कोई इश्यूज हैं, वसाइल की कोई कमी है? अगर है तो बताइए हमें, हम उस हवाले से फिर हम भी प्रोग्राम करें, क्योंकि अगर गजाई किल्लत होगी तो बड़ा मसला हो जाएगा पाकिस्तान। यकीनन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बड़ा फूड सिक्योरिटी का मसला है, मुल्की एग्रीकल्चर का मसला है। और ये जो अभी हम ये जो 15-20 दिन के अंदर ये जो यलगारें आई हैं, ये जो झुंड आए हुए हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये कोई 10% है। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और जो इसके माहिरीन हैं वो बताते हैं ये 90% और आनी है ईरान से, यमन से और मुख्तलिफ ममालिक से हमारे पास। 90%? जी जी जी, जो माहिरीन बता रहे हैं कि ये जो आई है, ये आप ये समझ लें कि ये फिल्म का ट्रेलर है, फिल्म अभी आनी है। और इसका जो यानी कि अभी 61 अजला को मुतासिर कर दी है और 38% रकबा इनकी जद में, और अभी आप कह रहे हैं कि 90% और आनी है। ये 10% है सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी आनी है। और इसमें इसका जो हल है, जैसे बताया खालिद साहब ने कि इस वक्त ये क्राप से गुजरती हुई हमारे सहरा और रेगिस्तानी इलाकों से थर से ये जा रही है राजस्थान भी, क्योंकि इस वक्त ये अपने इसको डेस्टिनेशन चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, रेत चाहिए, जो लेकिन वहां भी अभी बारिशें वगैरह नहीं है। जैसे ही मानसून शुरू होगा, बारिशें होगी, वो भी मल्टीप्लाई होके आएगी, राजस्थान से वापस इधर ईरान से आएगी। और हमारे पास जो सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में एग लेइंग हुई है, उसका ब्रीड होगा बारिशों में। जैसे ही उसके जो अंडे पड़े हुए हैं उनका वो निम्फ निकलेगा, वो जो मैच्योर होगा। तो मैं फकत ये एक बात और कहना चाहूंगा हम सब, देखें जी। पिछले फरवरी से लेके जनवरी तक, यानी 11 माह तक इसमें सारा प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट रहा, जिसका हाल जो बयान किया वो खालिद महमूद साहब ने बिल्कुल ही एग्जैक्टली बयान किया कि उसके पास कोई वसाइल भी नहीं है, न उसको स्ट्रेंथन किया गया है, नहीं किया गया। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया। नेशनल एक्शन प्लान के 3 स्टेज बनाए, जो कि जिसका पहला स्टेज जून आ गया है, जून में खत्म हो रहा है, अभी तक ठीक है। सर मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, मैं मजीद आगे कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा, लेकिन आप दोनों मेहमानों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पहले ही कोरोना की वजह से सिचुएशन जो है वो बड़ी वल्नरेबल है। गवर्नमेंट को बहुत सीरियस होकर इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान तो हम कहते ही, हम टेक्स्ट बुक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि इट इज़ एन एग्रीकल्चरल इकॉनमी। तो अगर ज़राअत को नुकसान पहुंच गया तो खुदा न खास्ता हम यहाँ पे आइंस्टाइन या फिर
मार्क ज़करबर्ग या फिर हम स्टीव जॉब्स तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे जो ऐप्स बना दें, वेबसाइट्स बना दें और उससे फिर अरबों डॉलर का रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाए। हमारे यहाँ पे तो कोई सिलिकॉन वैली नहीं है जिस तरह से अमेरिका में होती है, हमारे यहाँ पे तो कोई मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो रही है। तो मेहरबानी करें इसके ऊपर ध्यान दें, ज़राअत को बचाएं। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।